Hello everyone, most welcome. Today I am going to discuss about the tense transformation and rearrange the jumbled words. देखिए यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर में डू एज डायरेक्टेड 5 मार्क्स का डू एज डायरेक्टेड आता है। इसका मतलब होता है निर्देशानुसार करो, मतलब जैसा निर्देश दिया गया है वैसा करने के लिए कहा जाता है। एक सेंटेंस मिलेगा आपको इंग्लिश का और उस सेंटेंस के आगे ब्रैकेट में एक निर्देश मिलेगा। जैसा निर्देश दिया गया है वैसा ही उस सेंटेंस को हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 नंबर का आता है ये। क्लास 9th में, क्लास 10th में, क्लास 11th और क्लास 12th, चारों क्लास में 5 नंबर का ये पूछा जाता है। इसके लिए आपको टेंस कंप्लीट होना चाहिए। टेंस का पूरा चार्ट आपको अच्छे से याद होना चाहिए। पूरे 12 टेंस के नाम, उनके हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की कौन सी फॉर्म कौन से टेंस में यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, यदि आपको टेंस आता है तो आप ये सेंटेंस कर पाओगे, अन्यथा आप नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर सेंटेंस देखिए, फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। यहाँ पर ब्रैकेट में निर्देश दिया है चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बदलने के लिए कहा है। टेंस का अगर हम क्रम देखें तो ये तीसरा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, और इधर वाला जो सेंटेंस अगर इसको देखें तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आर दिख रही है आप यहाँ पर, तो आर से हमें पता चल रहा है कि यह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। इधर वाला सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, इधर वाला जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का दिया है। ठीक है, जिन बच्चों को टेंस नहीं आता है वो अपना चार्ट ओपन करके बैठे, है ना, चार्ट ओपन रहेगा आपके पास तो फटाफट आपको समझ में आता रहेगा। ठीक है, तो ये वाला जो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, ये वाला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। कि किसी भी टेंस के वाक्य को अगर बदलना हो, किसी एक टेंस के वाक्य को किसी दूसरे टेंस में बदलना हो तो दो चीजों को बदला जाता है। एक तो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को बदल दो, है ना, और दूसरा उस टेंस की मेन वर्ब को चेंज कर दो। हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, ये दो चीजें अगर आप बदल दोगे सेंटेंस के अंदर से तो वहां सेंटेंस दूसरे टेंस में चला जाएगा। अब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कहाँ होती है? सबसे आगे सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब रहती है, हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद मेन वर्ब रहती है। तो ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों एक ही जगह रहती है। आगे हेल्पिंग वर्ब रहती है, उसके बाद मेन वर्ब रहती है। तो ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को हमें बदलना होगा तो हमारा सेंटेंस दूसरे टेंस में चला जाएगा। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की दी है आर, और मेन वर्ब की बात करें तो यहाँ पर प्लेइंग लिखा हुआ है, प्ले में आईएनजी लगा हुआ है। इधर वाले टेंस की बात करें तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब एक तो हैज और दूसरी है हैव, हैज और हैव होती है। और मेन वर्ब की बात करें तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, तीसरी फॉर्म। तो हमें क्या करना है, ये आर जो हेल्पिंग वर्ब है इसको हटाकर इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब चूज करना है। और ये प्लेइंग लिखा हुआ आईएनजी लगा हुआ है, तो इस प्लेइंग मतलब प्ले में आईएनजी लगा हुआ है तो हम इस प्ले की थर्ड फॉर्म लिखनी है प्लेड। तो ये दोनों हम अगर मान लो यूज करते हैं तो हमारा सेंटेंस चेंज हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए चिल्ड्रन लिखा हुआ है, तो सब्जेक्ट तो वैसा का वैसे रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। चिल्ड्रन, अब ये हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैज और हैव दी हुई है। तो ये जो चिल्ड्रन है ये प्लूरल नंबर में दिया हुआ है, बहुवचन के रूप में लिखा हुआ है। बहुत सारे बच्चे हैं, चाइल्ड एक बच्चा होता है, चिल्ड्रन अनेक बच्चे होते हैं। चाइल्ड और चिल्ड्रन में फर्क समझ लेना, चाइल्ड एक बच्चा होता है, चिल्ड्रन अनेक होते हैं। तो यहाँ पर चिल्ड्रन बहुवचन के रूप में हम हेल्पिंग वर्ब हैव का इस्तेमाल करेंगे। आर के स्थान पर हम हैव लिखेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखने के लिए कह रहा हो तो ये जो प्लेइंग है ये प्ले में आईएनजी लगा हुआ फर्स्ट फॉर्म में, हम प्ले की थर्ड फॉर्म लिख देंगे। प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड होती है। आपको वर्ब की तीनों फॉर्म भी याद होना चाहिए। अगर वर्ब की फॉर्म याद नहीं है तो फिर भी आप ग्रामर को हल नहीं कर पाओगे। इन द पार्क, ये हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चला गया है। अवर वी प्रोटेक्ट शुड फॉरेस्ट रीअरेंज द जंबल्ड वर्ड्स। ध्यान दीजिए, यहाँ पर निर्देश लिखा रीअरेंज, रीअरेंज का मतलब होता है व्यवस्थित जमाना।
द जम्बल्ड वर्ड्स मतलब होता है जो बिखरे हुए शब्द हैं उनको इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस, एक मीनिंगफुल सेंटेंस के रूप में, मतलब बिखरे हुए शब्दों को मीनिंगफुल सेंटेंस के रूप में आपको व्यवस्थित जमाना है। अब देखिए किसी भी हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में अगर मान लो हम ट्रांसलेट करते हैं तो कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखते हैं ये देख लीजिए। सबसे पहले क्या होता है कि जब भी किसी भी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाई जाती है। एक फार्मूला ध्यान रखना है, सब्जेक्ट के रूप में किसी व्यक्ति का नाम आ सकता है, मतलब नाउन हो सकती है, या फिर प्रोनाउन हो सकता है। प्रोनाउन जानते हो, ही, सी, इट, यू, वी, दे, आई, ये 7 प्रोनाउन, इनमें से कोई हो सकता है, या आपका किसी का नाम हो सकता है, नाउन हो सकता है। नाउन के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, ये इसकी डेफिनेशन है। लेकिन इतना भी अगर सोच समझना पड़े तो जितनी भी चीजें आपको दिखती है वो सब नाउन है, ठीक है। तो अगर किसी का नाम आता है तो वो नाउन होता है, और प्रोनाउन यू, वी, दे, आई, ही, सी, इट, ये क्या होता है, प्रोनाउन होता है। तो प्रोनाउन या नाउन कोई भी हो सकता है सब्जेक्ट के रूप में। तो सबसे पहले उस सेंटेंस के अंदर से हमें सब्जेक्ट ढूंढ कर निकालना है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद में क्या होता है, एक हेल्पिंग वर्ब, एच से हो गया हेल्पिंग और वी से हो गया वर्ब, समझ लेना। हेल्पिंग वर्ब चूज होती है सब्जेक्ट के ठीक बाद। हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब हो सकती है। तो हमें हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है, ठीक है। उस सेंटेंस में से हमें क्या ढूंढना है, हेल्पिंग वर्ब। या हो सकता है हेल्पिंग वर्ब ना मिले, आपको मॉडल वर्ब मिल जाए। मॉडल वर्ब कौन कौन सी होती है, जैसे कि शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, है ना, नीड, आउट टू, तो ये सब क्या होती है, मॉडल वर्ब होती है। मॉडल वर्ब के बारे में हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, है ना। चेंजिंग टू नेगेटिव और चेंजिंग टू इंट्रोगेटिव में हमने मॉडल वर्ब के बारे में आपको बताया है, आपके पास लिखी भी है। तो सब्जेक्ट के बाद या तो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, और यदि हेल्पिंग वर्ब ना दी गई हो तो उसमें मॉडल वर्ब जरूर मिलेगी। इसके बाद में हमें वर्ब की अंग्रेजी बनाना पड़ती है। तो वर्ब की हो सकता है फर्स्ट फॉर्म, हो सकता है सेकेंड फॉर्म, या हो सकता है उसमें थर्ड फॉर्म दी गई हो, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो जो वाक्य है वो कौन से टेंस का है। अगर वो मान लो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट वाला होगा तो जरूर थर्ड फॉर्म यूज होगी, तो थर्ड फॉर्म मिलेगी हमें। अगर आईएनजी वाली फॉर्म है तो आईएनजी वाली फॉर्म मिल सकती है हमें, फर्स्ट फॉर्म मिल सकती है, सेकेंड फॉर्म मिल सकती है, तो कोई सी भी फॉर्म मिल सकती है। तो वो हमें वर्ब ढूंढनी है, फर्स्ट फॉर्म हो सकती है, सेकेंड फॉर्म हो सकती है, थर्ड फॉर्म हो सकती है। अगर हमें टेंस का पता है, हमें टेंस याद है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब से आसानी हो जाएगी कि इसमें कौन सी फॉर्म यूज हो रही है। हेल्पिंग वर्ब देखकर हम वर्ब चूज कर सकते हैं। अगर हेज मिल जाए तो थर्ड फॉर्म आप ढूंढ लोगे, हेड मिल जाए तो थर्ड फॉर्म ढूंढ लोगे, सेल विल हैव मिल जाए तो थर्ड फॉर्म ढूंढ लोगे, इज आर एम मिल जाए तो आप आईएनजी वाली फॉर्म ढूंढोगे, वाज वर मिले तो आप आईएनजी वाली फॉर्म ढूंढोगे, ठीक है। सेल बी विल भी अगर हेल्पिंग वर्ब रहे तो हो सकता है आप आईएनजी वाली फॉर्म ढूंढो। तो ये अगर हमें टेंस से आते हैं तो हम वर्ब भी आसानी से चूज कर सकते हैं। वो हेल्पिंग वर्ब के ऊपर डिपेंड करेगा, हेल्पिंग वर्ब कौन सी दी है उसी के अनुसार वर्ब मिलेगी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनती है, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब की अंग्रेजी बनती है, फिर वर्ब की फॉर्म आती है उसमें, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म। उसके बाद में उसमें आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। जो सब्जेक्ट है वो कौन सा काम कर रहा है, सब्जेक्ट के द्वारा काम कौन सा किया जा रहा है, पढ़ना, लिखना, गाना, आना जाना, कौन सा काम कर रहा हो, तो उसके द्वारा किया जाने वाला काम वो अंत में उसकी अंग्रेजी बनाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि जो वर्ड है ये किसी दो सेंटेंस के हो सकते हैं, दो सेंटेंस के हो सकते हैं, एक सेंटेंस उसके बाद में दूसरा सेंटेंस है, तो दो सेंटेंस के बीच में एक न एक कोई कंजक्शन आपको जरूर मिलेगा। क्या मिलने वाला उसमें, कंजक्शन। एक सेंटेंस होगा तो आपको आसानी होगी उसको जम्बल्ड लेटर्स को रीअरेंज करने में, एक ही सेंटेंस होगा तो। लेकिन दो सेंटेंस होंगे तो और ज्यादा डिफिकल्टी हो सकती है ना। फिर दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए कोई कंजक्शन जरूर होगा। कंजक्शन आपको पता है, एंड, बिकॉज, सो, अदरवाइज, देयरफॉर,
ढेर सारे हमने कंजक्शन आपको पढ़ाए, कंजक्शन लिखाए भी है कि कंजक्शन दो सेंटेंस के बीच में यूज होते हैं। एक कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइन टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस। कंजक्शन दो शब्द या दो वाक्य को जोड़ता है ना। तो कंजक्शन अगर मिले आपको उसमें तो समझ लेना कि दो वाक्य इसमें दिए गए हैं। कंजक्शन ना दिया गया हो तो समझ लेना कि उसमें एक ही वाक्य दिया है। यहाँ पर कोई भी कंजक्शन हमें नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा एक ही वाक्य है। ठीक है, अब हम इसको इस पैटर्न के अनुसार इस सेंटेंस को जमाते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढ लेते हैं। सब्जेक्ट के रूप में हम सबसे पहले तो हम नाउन ढूंढते हैं। सबसे पहले क्या ढूंढना हमें? नाउन, मतलब नाम। किसी का नाम आ रहा है क्या उसमें देख लेते हैं। किसी का नाम दिया है क्या? अवर, ये किसी का नाम नहीं है। वी, ये भी नाम नहीं है। प्रोटेक्ट, शुड, फॉरेस्ट, है ना। तो ये फॉरेस्ट क्या है? नाउन है। क्या है ये? नाउन है, नाम है, जंगल का नाम है। ठीक है, तो देखिए यहां पर सब्जेक्ट के रूप में नाउन हो सकता है या प्रोनाउन भी हो सकता है। प्रोनाउन देख लेते हैं। प्रोनाउन तो नहीं दिया, तो प्रोनाउन के बारे में हमने आपको बताया कौन कौन से होते हैं। वी मतलब हम, यू मतलब तुम, दे मीन्स वे, आई मीन्स में, इट मीन्स यह या वह, ही मीन्स वह, सी मीन्स वह, है ना। ये प्रोनाउन होते। तो क्या प्रोनाउन दिया है क्या? बिल्कुल यहाँ पर प्रोनाउन भी दिया है। बिल्कुल यहाँ पर क्या दिया है? प्रोनाउन भी दिया है। ठीक है, अब प्रोनाउन दिया है, नाउन भी दिया है और एक प्रोनाउन भी दिया है। ठीक है, तो यहां पर सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी नाउन और प्रोनाउन हो सकता है। तो एक जगह नाउन होगा, एक जगह प्रोनाउन होगा, है ना। अगर मान लो यहां पर नाउन लिखेंगे तो यहां प्रोनाउन आएगा, और अगर मान लो यहां पर प्रोनाउन लिखेंगे तो यहां पर क्या आएगा? नाउन आएगा। तो देखो इस सेंटेंस में नाउन भी है और प्रोनाउन भी है। ठीक है, अगर मान लो मैं यहां पर फॉरेस्ट अगर मान लो नाउन के रूप में लिखता हूं, ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट के रूप में अगर मैं फॉरेस्ट लिखता हूं तो ऑब्जेक्ट के रूप में यहां क्या आएगा? वी। तो ये तो गलत हो रहा है यहां पर सेंटेंस, क्योंकि वी जो प्रोनाउन होते हैं ना उनकी भी तीन फॉर्म होती है ना। वी, आवर, अस, तीन फॉर्म होती है प्रोनाउन की। जैसे वी की सेकंड आवर होती है, थर्ड होती है अस। तो ये थर्ड वाली जो फॉर्म है ना ये ऑब्जेक्ट के रूप में हमेशा लिखी जाती है, और ये वाली जो फॉर्म है ना ये हमेशा सब्जेक्ट के रूप में लिखी जाती है। तो यहाँ पर अज अगर लिखते हैं तो सही होता है, लिखना तो है नहीं यहाँ पर। इसका मतलब यहाँ पर ये फॉरेस्ट इधर आने वाला है और ये वी उधर जाने वाला है। समझ में आ रही बात? तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? फॉरेस्ट इधर ना लिखते हुए हम वी लिखेंगे और यहाँ पर आ जाएगा फॉरेस्ट। तो दो चीज तो हमारी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब ढूंढ लेते। हेल्पिंग वर्ब हमने टेंस में सारी हेल्पिंग वर्ब पढ़ी है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दी है किसी भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब नजर नहीं आ रही यहाँ पर, है ना। इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं तो मॉडल वर्ब जरूर होगी। ये मॉडल वर्ब आ रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये मॉडल वर्ब। वी स्टूड, सब्जेक्ट के रूप में वी लिख दिया, मॉडल वर्ब के रूप में शुड लिख दिया, वर्ब के रूप में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म में थर्ड फॉर्म, कोई ना कोई एक फॉर्म तो जरूर मिलेगी, है ना। तो यहां पर देखिए प्रोटेक्ट लिखा हुआ। प्रोटेक्ट यानी होता है रक्षा करना, संरक्षण करना किसी चीज का, है ना। तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहां पर ये प्रोटेक्ट। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास? ये भी यूज हो गया, ये भी यूज हो गया। अब ये अवर बचा है यहाँ पर, अवर। वी शुड प्रोटेक्ट अवर फॉरेस्ट। वी शुड हमें चाहिए, प्रोटेक्ट यानी रक्षा करना, अवर मतलब हमारे, फॉरेस्ट यानी जंगलों की, हमें अपने जंगलों की रक्षा करना चाहिए। सेंटेंस बिल्कुल अर्थपूर्ण तरीके से बन चुका है। वी शुड प्रोटेक्ट अवर फॉरेस्ट। तो ये एक पैटर्न है, इस पैटर्न का ध्यान रखोगे तो आप वर्ड को सही तरीके से जमा पाओगे। लेकिन हाँ, आपको टेंस तो आना ही चाहिए। ठीक है।